हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप सीखोगे फिजिक्स ओनली एट learnohub.com, जहां पे आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सब कुछ बिल्कुल फ्री। कहां पे? ओनली एट learnohub.com। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो हो जाइए तैयार, हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अ रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल एट 60 डिग्री एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड without loss of speed। ठीक है, the value of impulse imparted by the wall on the ball will be। तो इंपल्स कब लगती है? इंपल्स इज अ फोर्स जो कि बहुत कम समय के लिए लग रही है। तो ऑब्वियसली जब बॉल यहां से टकराएगी इसी पॉइंट पे इंपल्स लगेगी। इंपल्स को निकालते कैसे? चेंज इन मोमेंटम अगर मैं करूं तो हम इंपल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी देखो आप ये क्या हो रही है? बॉल टकरा रही है, वापस जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, स्पीड इसकी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो स्पीड चेंज नहीं हुई तो जिस एंगल से इसने टकराया था विद द नॉर्मल, अगर ये 60 डिग्री बना रही है तो रिफ्लेक्ट भी होगी 60 डिग्री से। जस्ट एक लाइट का रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। ओके, नाउ अभी देखो आप कि हम कैसे निकालेंगे इंपल्स। तो पहले तो लिख दो इंपल्स क्या होती है, I इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देंगे। तो पहले देखो, इनिशियली जो बॉल यहां से टकरा रही है तो इसकी वेलोसिटी की कंपोनेंट किस तरह से बनेगी? तो एक इस दिशा में बनेगी, एक इस दिशा में बनेगी। ठीक है, तो ये क्या है? v cos थीटा 60 डिग्री, थीटा यहां पे क्या है? 60 डिग्री विद द नॉर्मल। अभी देखो, और इस तरफ क्या बनेगी? v sin 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया इनिशियली जो जिस वेलोसिटी से आ रही है। अभी आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तो सेम है ना? वेलोसिटी स्पीड में तो कुछ चेंज आया नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं कि स्पीड में अगर चेंज आया नहीं है तो चेंज किस में आया है? चेंज आया है डायरेक्शन में, है ना? इसमें कहा है कि स्पीड में चेंज नहीं आया है, ऐसा नहीं कहा कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आया है। तो स्पीड में चेंज आया है, वेलोसिटी में चेंज आया है, क्या? डायरेक्शन चेंज हुआ उसका। तो ये देखो, ये जो अभी जिस दिशा में जा रही है इसमें अगर मैं कंपोनेंट ड्रॉ करूं कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कैसे होंगे, एक होंगे इस तरफ, दैट इज v cos थीटा, दैट इज v cos 60 डिग्री। तो इसको मैं माइनस v मानता हूं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट था, अभी इस डायरेक्शन में है, यानी कि इसको नेगेटिव मानते हैं, माइनस एक्स एक्सिस के तरफ। ठीक है, और एक इस तरफ होगा जो कि सेम होगा, जस्ट v sin 60 डिग्री, इसी के सेम। ठीक है, अभी देखो मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे? तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देंगे। तो फाइनल मोमेंटम को लिखता हूं मैं pf माइनस इनिशियल मोमेंटम को मैं लिखता हूं pi। pf क्या होती है? मास, मास तो कांस्टेंट है, मास इनटू वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? फाइनली वो इस तरफ वाला होगा, है ना? किस तरफ वाला होगा? इस तरफ वाला होगा। तो फाइनल वेलोसिटी में मैं लिखता हूं माइनस v cos 60 डिग्री। ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज m इंटू, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल मोमेंटम दैट इज m इंटू v cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो यहां पे क्या आएगा? माइनस mv/2 माइनस mv/2 कितना हो जाएगा? माइनस 2mv/2, यानी कि माइनस mv। हमें क्या चाहिए? इंपल्स चाहिए। लेकिन इसका अगर मैं मॉड निकालूं, सिर्फ हमें अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिर्फ हम mv लिखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था कि चेंज इन मोमेंटम आपको बताना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और समझने वाली बात ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे -mv आया तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, दैट इज इंपल्स इक्वल्स टू -mv, ये आया है ना। तो ये माइनस का मतलब क्या है? ये माइनस का मतलब एक्चुअली ये डायरेक्शन बताता है। ये डायरेक्शन किस तरफ बताता है कि हाँ, इंपल्स तो वॉल इंपार्ट किया है इस बॉल पे, लेकिन डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल टू दिस, इस डायरेक्शन में। ठीक है, वॉल से नॉर्मल की दिशा में इसने इंपल्स दिया है, क्योंकि इंपल्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हम सिर्फ निकाल के हम mv लिख देंगे, और -mv जो है ये बता रहा है कि डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 40 kg रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज सब्जेक्ट टू अ फोर्स P। ठीक है, उस पे एक फोर्स P लग रही है, which is just enough to start the motion of the body। ठीक है, ये लाइन दिमाग में रखो कि क्या कहना चाह रहा है, ये मैं बताता हूं। इफ म्यू एस इक्वल्स टू 0.5, म्यू एस यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 एंड म्यू के इज 0.4, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, G इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ले सकते हो, एंड द फोर्स P इज कंटिन्यूअसली अप्लाइड ऑन द बॉडी, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। ठीक है, तो एक बार फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं कि एक सरफेस है, उस पे एक बॉडी रखी हुई है जिसकी मास है 40 kg। ठीक है, अभी क्या हो रही है कि जब ऑब्वियसली जब इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि जब रेस्ट पे है तब जो फ्रिक्शन है वो क्या है? म्यू एस इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, तो इसकी एक mg लग रही है नीचे और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको मान लेते हैं n। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होगी। अब क्या कर रहा है कि इस पे एक फोर्स P लगाया जा रहा है, विच इज जस्ट एनफ टू स्टार्ट द मोशन। जब ऐसा लिखा रहे कि जस्ट एनफ टू स्टार्ट द मोशन, इसका मतलब क्या है? जो फोर्स क्या है वो अप्रोक्सीमेटली और जस्ट उसके बराबर होगा। किसके बराबर? फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस क्यों लिखा? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। वो क्या लग रही है इस पे? म्यू एस इंटू एन, दैट इज म्यू एस एम जी। यही तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो जब P क्या है? एफ एस के बराबर है। ये कब हो रहा है? जब जस्ट इसने चलना, मीन्स इसने जस्ट फोर्स लगाना स्टार्ट किया, और ये फोर्स P कितनी है? जस्ट फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। इट इज जस्ट एनफ टू स्टार्ट द मोशन। अब क्या हो रही है कि फोर्स जब कंटिन्यूअसली अप्लाई किया गया तब क्या हो रही है कि ये मूव करने लगा विथ एन एक्सीलरेशन a। अब ये एक्सीलरेशन a हमें पता करनी है। ठीक है, तो जब ये मूव करने लगता है उस समय कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? ऑब्वियसली डायनेमिक फ्रिक्शन काम करेगा, एफ के। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि नेट फोर्स को अगर मैं इक्वेट करके लिखूं तो P माइनस एफ के इक्वल्स टू एम ए। एफ के किस तरफ लग रहा है? इस तरफ, है ना। एफ के किस तरफ लग रहा है? अगर मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा। तो P इज द फोर्स माइनस जो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स है उसको अगर मैं घटाता हूं तो हमें नेट फोर्स हमें मिलेगा, एंड नेट फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। तो एक हमें ये पता चल गया P इक्वल्स टू म्यू एस एम जी माइनस एफ के क्या होगा? तो एफ के होगा म्यू के एम जी इक्वल्स टू एम ए, है ना। तो दो इक्वेशन हमारे पास है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। बस अब P की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, P की वैल्यू क्या है? म्यू एस एम जी, म्यू एस एम जी माइनस म्यू के एम जी इक्वल्स टू एम ए। यही तो है। अभी मास देखो कैंसिल हो जाएगी, एक ये मास कैंसिल हो गई,
ठीक है, जी को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो हमें क्या मिलेगा, म्यू एस माइनस म्यू के इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं, म्यू एस क्या दिया हुआ है 0.5, म्यू के कितना दिया हुआ है 0.4 इक्वल्स टू ए। ये क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 10 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। तो टिक मार्क कर दो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, नॉट -1 तो वेलोसिटी की यूनिट होती, ये तो एक्सेलरेशन है, तो ये हमें मिल गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है, अ बलून ऑफ मास 10 kg इज रेजिंग अप with an acceleration of 20 meter per second square. If a mass of 4 kg is removed from the balloon, its acceleration becomes what? Okay, so let us visualize कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो एक बलून है, कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्चुअली हॉट एयर बलून है। ठीक है, कोई सा भी एक हॉट एयर बलून है। अच्छा, पहले तो ये समझना होगा कि हॉट एयर बलून काम कैसे करती है। ठीक है, तो हॉट एयर बलून में क्या होती है, यहाँ पे एक लाइक कुछ जनरेटर या फिर मशीन टाइप का होता है, फैन जैसा होता है, वो क्या करती है, हॉट एयर रिलीज करती है। हॉट एयर क्या होती है, वो कोल्ड एयर से लेस डेंसिटी की होती है, लेस उसका लाइक मास लेस होता है, उसकी डेंसिटी भी लेस होती है। ठीक है, तो हॉट एयर क्या हो गया, चूंकि उसकी डेंसिटी लेस है तो वो ऊपर की ओर जाने लगती है ना, ऊपर की ओर मूव करने लगती है। तो इसी वजह से इस बलून पे एक थ्रस्ट या फिर बायंस फोर्स मिलता है, जिससे कि ये ऊपर की ओर जाती है। तो वैसे ही कुछ फोर्स ऊपर लग रहा होगा इसके, सपोज उस बायंस फोर्स का मान लेते बी, और इसी वजह से ये ऊपर एक्सेलरेट कर रही है विद द एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइन। अभी कुछ देर बाद क्या होती है कि 4 kg की वजन इसमें से घटा दी जाती है। टोटल वजन कितनी है अभी 10 kg, इसमें से 4 kg घटा दिया गया कुछ दूर के बाद। तो अभी एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये है क्वेश्चन। तो अगर मैं इस डायग्राम से देखूं तो नीचे हमें कितना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है, दैट इज mg। m क्या है 10 kg। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइक नेट फोर्स को अगर मैं लिखता हूं, कैसे निकाल सकते, b माइनस mg इक्वल्स टू ma, यही तो होगा नेट फोर्स। ठीक है, अगर b माइनस 10 इंटू 10, जी हम 10 ले सकते हैं, इक्वल्स टू 10 इंटू 20, सॉल्व कर लो। b इक्वल्स टू 10 लाइक दिस विल बी 200 प्लस 100 जो कि है 300 न्यूटन। तो कितनी ये फोर्स लग रही है जिसके वजह से ऊपर एक्सेलरेशन हो गया, वो है 300। अभी क्या हो गया, नेक्स्ट केस में क्या हो रही है कि 4 kg वजन घटा दिया जाता है। अब उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो सपोज जब 4 kg वजन घटा दिया तब उसकी एक्सेलरेशन है a डैश, उसकी मास हम मान लेते हैं m डैश, मास m डैश क्या हो जाएगी, 4 kg अगर वजन घटा दो तो 6 kg। ठीक है, तो लेट द न्यू एक्सेलरेशन बी a डैश। अभी कैसे लिखेंगे हम नेट फोर्स को लिखेंगे b माइनस m डैश, जो कि लाइक अभी की वेट है 4 kg घटाने के बाद, तो वो कितनी हो जाएगी 6 इंटू जी इक्वल्स टू 6 इंटू a डैश। ठीक है, b की वैल्यू हमें पता है ना, कहां से आए 300 न्यूटन, तो 300 न्यूटन हमें पता है, हमने लिख दिया 300 माइनस 6 इंटू 10 इक्वल्स टू 6 इंटू a डैश। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 300 माइनस 60 दैट इज 240 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू a डैश। तो a डैश कितना आ जाएगा, 6 4s are 24 एंड 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे मास घटा दिया गया, एक्सेलरेशन इसकी बढ़ गई कितनी, 40 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? देख लो, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द करेक्ट आंसर ओनली। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ब्लॉक बी lying on table weighs W. The coefficient of static friction between the block and the table is mu. Assume that the chord B and the knot is horizontal, the maximum weight of the block A for which the system will be stationary. ठीक है, ये क्वेश्चन था, अभी मैं समझाता हूं क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। कि सपोज ये ब्लॉक B है और ये ब्लॉक A है, जो कि एक नॉट यहां पे लगी, इससे बंधे हुए, और ये जो है, ये थ्रेड जो है, ये इस वॉल से या किसी दीवार से लगा हुआ है। अब क्या है, पूरा सिस्टम स्टेशनरी है। तो पूछा गया है कि ए की मैक्सिमम वेट कितनी होगी जिसकी वजह से कि ये पूरा सिस्टम स्टेशनरी रहेगा। उससे ज्यादा अगर इंक्रीज किए तो स्टेशनरी इस लाइक पूरे सिस्टम में कुछ चेंज आएंगे, कहीं तो मूवमेंट होगा। ठीक है, तो इसकी वेट दी गई है कितनी? W जो वेट है वो क्या है? अच्छा, वेट और मास में अंतर आपको पता ही है, राइट? अगर मास दी रहती तो हमने नीचे लिख देते कि इसकी जो नीचे लग रही है वो है mg। अभी वेट दी गई है तो वही तो mg हो जाएगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, W। ठीक है, इसकी वेट दी गई है जो कि नीचे काम कर रही है, नीचे लग रही है, तो इसका नेट रिएक्शन फोर्स एक होगा ऊपर की तरफ। फाइन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो माना गया है वो है, उसका कोफिशिएंट है म्यू, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन, ये वाला। ओके, टेंशन इस स्ट्रिंग में है। टेंशन मैंने क्या बताया था कि टेंशन कहां पे लगती? टुवर्ड्स द पॉइंट जहां पे जुड़ा हुआ रहता है, उस डायरेक्शन में टेंशन होती है ना। अभी देखो, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज टी कॉस थीटा, हम लिख सकते हैं, है ना। इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगी टी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में जो होगी टी साइन थीटा। बस हो जाएगा अभी तक काम। हमें क्या निकालना है कि इसकी वेट निकालनी है। तो सपोज उसको कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं W डैश। ठीक है, तो पहला तो B का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूं तो इसमें क्या होगा कि एक नेट रिएक्शन फोर्स ऊपर, किसके वजह से? इस वेट की वजह से। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एन, जो कि बराबर होगा टी कॉस थीटा के, है ना। इस डायरेक्शन में क्या है? टी कॉस थीटा। अच्छा, ये दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये रेस्ट पे है। अगर कोई एक भी ज्यादा होगा तो उसके डायरेक्शन में ये मूव करेगा। ठीक है, तो म्यू एन इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, ये हम लिख सकते हैं इजीली। ओके, अभी पहले तो इसका लिख देते हैं, नेट फोर्स टी कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू एन। एन क्या हो जाएगी? एन इज इक्वल्स टू W, है ना, दैट इज एन म्यू इंटू W। तो ये मैं लिख दिया एक इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो ए में क्या है? ऊपर की ओर एक है जो है टी साइन थीटा, है ना, और क्या है? नीचे की एक और है, दैट इज W डैश। ठीक है, जो कि इसकी वेट है। यह है ए के लिए बना रहा हूं। इसमें से हमें क्या पता चलेगा कि टी साइन थीटा अगर स्टेशनरी है पूरे एट इक्विलिब्रियम, मीन्स जब स्टेशनरी है, टी साइन थीटा इक्वल्स टू W डैश। चूंकि ये लटका हुआ है तो यहां पे फ्रिक्शन का कोई सीन ही नहीं है। फाइन, अभी देखो ये हमें मिल गया क्या? इक्वेशन 2। हमें निकालना क्या है? ये W डैश निकालनी है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूं तो हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, इसको मैं डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा टी कॉस थीटा बाय टी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू W बाय W डैश। हमें निकालना क्या है? W डैश। ठीक है, तो W डैश को अगर मैं लिखूं तो वो कैसे लिख सकते हैं? W डैश इक्वल्स टू म्यू W, ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये उस तरफ अगर गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा तो कैसे लिख सकते हैं हम? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। तो म्यू W साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाए? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टैन थीटा,
तो ये आंसर आ जाएगा म्यू डब्ल्यू tan थीटा। देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, म्यू डब्ल्यू tan थीटा, दैट इज ऑप्शन बी। कैसे निकालना है, फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लेना है। फ्री बॉडी डायग्राम बना लो तो काफी इजी हो जाता है सॉल्व करने में। फ्री बॉडी डायग्राम बना के ही नेट फोर्स निकलना है एट इक्विलिब्रियम पे, फिर सॉल्व करना है। सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 3 ब्लॉक्स ए बी सी ऑफ मास 4 kg, 2 kg एंड 1 kg रेस्पेक्टिवली आर कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस बोल दिया तो क्वेश्चन आधा इजी हो गया, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, if a force of 40 Newton is applied to the 4 kg block, then the contact force between A and B is, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे वो इमेज है, ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी, ये है ब्लॉक सी। इसकी वजन कितनी है 4 kg, 2 kg एंड 1 kg। टोटल इसे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 14 न्यूटन का, जिसके वजह से इनकी एक्सेलरेशन हो रही है उस तरफ, ठीक है। इस डायरेक्शन में किसकी एक्सेलरेशन हो रही है, टोटल सिस्टम की एक्सेलरेशन हो रही है। सपोज उसको मानते हैं ए। अभी हमसे क्या कहा गया है कि द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो कितना होगा। तो पहले तो देखो कि टोटल सिस्टम जो है 4 kg, 2 kg, 1 kg, इसको मैं अगर एक सिस्टम मानूं तो ये उस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है और उस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो उससे अगर मैं ये एक्सेलरेशन पता करता हूं कि ए कितनी होगी, दैट इज फोर्स क्या होती है, सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशन से, सेकेंड्स न्यूटन सेकेंड्स लॉ से, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देन इफ एक्सेलरेशन इज देयर देन फोर्स बाय मास हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितनी है 14 न्यूटन, मास कितना है, टोटल सिस्टम का मास लेना है, दैट इज 4 + 2 6 + 1 7। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 14/7, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी एक्सेलरेशन आ गई, टोटल सिस्टम की, ठीक है। अभी सिर्फ हम 4 kg मास का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो सपोज ये है 4 kg वाले मास जो कि है ए, इस डायरेक्शन से इसके कितनी फोर्स मिल रही है, दैट इज 14। इस डायरेक्शन से कितनी मिलेगी, यही हमें निकालना है। तो सपोज इसे मान लेते हैं हम F डैश, ठीक है। इस डायरेक्शन से भी तो मिलेगी कुछ, 2 kg और 1 kg भी, इसको कुछ तो नेट रिएक्शन फोर्स देंगे। तो लेकिन टोटल सिस्टम की जो एक्सेलरेशन है 4 kg ब्लॉक की भी सेम एक्सेलरेशन होगी, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन है a, ठीक है। अभी मुझे फाइंड करना है क्या कि इस पे कितना ये वाला फोर्स है, F डैश फाइंड करना है। तो सिंपल सा लिखो 14 माइनस F डैश इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हमें मास भी पता है, सिर्फ ब्लॉक ए के लिए अगर हम कर रहे हैं तो 14 माइनस F डैश, सिर्फ ब्लॉक ए के लिए करेंगे तो मास कितनी आएगी 4 kg इनटू एक्सेलरेशन क्या है जो सिस्टम की है वही इसकी होगी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें मिल जाएगा 14 माइनस 8 इक्वल्स टू F डैश। तो F डैश कितनी आ जाएगी 6 न्यूटन। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी इज 6 न्यूटन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे ही आप ब्लॉक, कभी कभी क्वेश्चन में ब्लॉक बी और सी का भी पूछ लेता है ना, तो वैसे ही आप निकाल सकते हो। सिर्फ ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी और फिर ये इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना पड़ेगा, सब इजीली हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि अ बलून विथ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a where a is less than g, okay, how much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a? This क्या हो रही है, बलून यानी कि फिर से वही हॉट एयर बलून, ठीक है। तो एक हॉट एयर बलून है, ये मशरूम जैसा हो गया। तो ये हॉट एयर बलून है जो कि अभी ना नीचे आ रही है, डिसेंडिंग यानी कि नीचे गिर रही है विथ सम एक्सेलरेशन a। इसकी मास हम सपोज कर लेते हैं m है, ठीक है। बलून विथ मास m यानी कि स्मॉल m, ठीक है।
नीचे गिर रहे। अब क्या कहा जा रहा है कि इसमें से कितना मास हम घटा देंगे ताकि ये फिर से ऊपर जाने लगे विद द सेम एक्सेलरेशन ए। तो दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। कैसे कि एक बार जब वो नीचे आ रही है, तो जब वो नीचे आ रही है तब इसकी mg एक नीचे लग रही है, ऊपर एक बायंस फोर्स लग रहा है ना। हमने हॉट एयर बलून में मैं पिछला क्वेश्चन में बता चुका हूं बायंट फोर्स क्या होती है। बायंट फोर्स ऊपर लगता है, तो सपोज वो लग रहा है b, ठीक है, और एक्सीलरेशन इसकी है नीचे की ओर। नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम में क्या देखेंगे कि जब इसका मास कुछ घटा दिया गया तब ये उतनी ही एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करेगी, और वो जो जितना मास घटाया वो हमें निकालना है। तो सपोज उसको मान लेते हैं कि इसका मास घटा दिया गया m डैश, तो m माइनस m डैश यही उसका घटा हुआ मास है अभी इंटू g, इतना ही फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटेशन की वजह से, एंड दिस इज b। अभी देखो दोनों फ्री बॉडी डायग्राम से दो इक्वेशन हम लिख सकते हैं नेट फोर्स का। इसका कैसे लिखेंगे, अभी ये नीचे की ओर आ रही है तो mg माइनस b इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। और इसका कैसे लिखेंगे, ये ऊपर की ओर जा रही है तो b माइनस m माइनस m डैश इंटू g इक्वल्स टू m माइनस m डैश इंटू a। ओके, हमें निकालना क्या है, m डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अभी आप पूछोगे कि सर बायंट फोर्स मास कम हो रही है तो फोर्स कैसे नहीं कम हो रहा है, क्योंकि फोर्स तो मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहां पे बायंट फोर्स लग रहा है। बायंट फोर्स मास पे नहीं वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो भले ही मास घट रही हो लेकिन इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ अगर मैं सॉल्व करता हूं इस वाले इक्वेशन को, m डैश यहां से निकाल दूंगा, बस इसमें क्या है b की वैल्यू पुट करनी। तो b की वैल्यू मैं निकालता हूं यहां से, वो क्या आएगी, वो आएगी mg माइनस ma, यानी कि m इंटू जी माइनस ए, ठीक है। तो m इंटू जी माइनस ए मैं पुट कर रहा हूं इसके जगह पे, m इंटू जी माइनस ए माइनस m डैश इंटू जी इक्वल्स टू m माइनस m डैश इंटू ए। सॉल्व करते इक्वेशन को, mg माइनस ma माइनस mg माइनस माइनस प्लस m डैश g इक्वल्स टू ma माइनस m डैश ए, ठीक है। ये देखो ये mg कैंसिल हो जाएगी, है ना। m डैश ए सॉरी m a इधर है, ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, माइनस m a प्लस m डैश g इक्वल्स टू m a माइनस m डैश a। अभी m डैश वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, इस साइड में सॉल्व करता हूं मैं। m डैश वाले टर्म को एक साइड करेंगे तो क्या आएगा, m डैश g, ये वाला इस तरफ आया तो प्लस m डैश a इक्वल्स टू m a प्लस m a। तो यहां से कैसे निकाल सकते हैं, m डैश लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा g प्लस a इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ma प्लस ma 2ma बाय m डैश इक्वल्स टू 2ma बाई g प्लस a, ठीक है। तो इतना मास अगर हम घटा देते हैं तो फिर ये वापस उसी एक्सीलरेशन से ऊपर जाने लगेगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 2ma बाई जी प्लस ए, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, 2ma बाई जी प्लस ए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है कि ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल मासेज m1 m2 m3। अच्छा, आइडेंटिकल कह दिया यानी कि तीनों की मास क्या है, सेम है, भले ही नाम यहाँ पे m1 m2 m3 दे दिया गया। कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली p, the mass m1 hangs freely and m2 and m3 are on the rough horizontal surface. The coefficient of friction is given as mu. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of
m1 इज। ठीक है, ये है वो सिस्टम, ये दोनों मास जो कि है m1 m2। अगर मैं तीनों अगर आइडेंटिकल मासेस है तो तीनों को मैं m मान लेता हूं। तो सपोज इसकी मास m है, इसकी भी m है, इसकी भी m है। ठीक है, तो ऐसा है, ये दोनों टेबल पे रखी हुई है, ये एक पुली से नीचे लटकी हुई है, तो इसे नीचे की क्या फोर्स मिल रही है, और ये जो है पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन वो नीचे की ओर जा रहा है। मींस ये वाली मास नीचे की ओर मूव कर रही है, तो ये वाले दोनों मास इस तरफ मूव करेगी। कॉमन सेंस है, अगर मैं नीचे खींचूंगा तो इधर वाले जो है वो सामने आएंगे, है ना, तो विद द सेम एक्सेलरेशन a। फाइन, नाउ यहां पे तो टेंशन लग रही है T, और यहां पे भी टेंशन T लग रही है इस डायरेक्शन में। तो टेंशन T जब भी होती है, जब भी टेंशन का हम देखते हैं तो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, जहां पे वो अटैच्ड है, वो स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो वो इस डायरेक्शन में, पुली में। ठीक है, अभी देखो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इस वाले का जो नीचे लटकी हुई है, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आएगा। ये मास m है, नीचे मिल रहा है इसे mg, एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, और ऊपर की ओर एक टेंशन लग रही है T। ठीक है, अगर मैं टेबल के ऊपर का जो दो है उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसा आएगा। ये रहा m1 m2 m2 m3, जिसकी भी मास दोनों की सेम ही है ना। ये जा रही है इधर एक्सेलरेशन a से। इन्हें रेजिस्ट कौन कर रहा है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्ट कर रहा है। वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, तो एक बार इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स होगा F, इसके लिए होगा F, तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स जो इधर लग रहा वो F प्लस F, दैट इज 2F फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि दोनों की मास सेम है इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगी। ओके, अच्छा ये फ्रिक्शनल फोर्स F क्या होता है, दैट इज म्यू mg। तो म्यू mg इसके लिए, म्यू mg इसके लिए, तो टोटल जो फ्रिक्शनल फोर्स जो इसे अपोज करी वो क्या है, 2 म्यू mg। ठीक है, तो ये हो गया। एक टेंशन अलोंग इधर है जो कि है T। फाइन, इतना तक समझ में आ गया। अभी देखते नेट फोर्स का इक्वेशन निकालते। तो पहले तो इस वाले के लिए करते जो टेबल के ऊपर है, उसके लिए अगर नेट फोर्स का इक्वेशन निकालू तो कुछ इस तरह से आएगा। इस डायरेक्शन में क्या है, टेंशन T माइनस 2F इक्वल्स टू ये टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज m प्लस m इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये नेट फोर्स का हो गया। यहां से क्या लिख सकते, T माइनस 2F की वैल्यू म्यू mg, 2 म्यू mg इक्वल्स टू 2ma। ठीक है, इससे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अभी इस वाले मास के लिए सॉल्व करते, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए। इसमें कैसे नेट फोर्स के इक्वेशन निकालेंगे, तो ये नीचे की ओर एक्सेलरेशन है, यानी कि mg माइनस t इज इक्वल्स टू ma, सिंगल ही मास है एक। ठीक है, अभी देखो अगर मैं यहां से टेंशन निकाल लेता हूं और टेंशन की वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो मुझे यहां से a मिल जाएगा, a ही तो निकालना है। तो यहां से टेंशन क्या आएगा, T इक्वल्स टू 2ma प्लस 2 म्यू mg, यानी कि 2m अगर कॉमन ले तो a प्लस म्यू g, ये होगी t की वैल्यू को यहां पुट करते तो mg माइनस 2m a प्लस म्यू g, ठीक है, इक्वल्स टू है ma। सॉल्व करो, सिंपल सा इक्वेशन है, सॉल्व करना है। 2 माइनस 2ma प्लस 2m म्यू g इक्वल्स टू m। अभी देखो सारे टर्म्स में m है, m इंटू a, तो m में कैंसिल कर सकता हूं, m। एक्सेलरेशन a क्या आएगा, इधर सॉल्व करके लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन a कितना होगा, a इक्वल्स टू g माइनस 2a, a इक्वल्स टू g माइनस 2a प्लस 2 म्यू g। ठीक है, ये वाला अगर मैं फिर से इधर ले आता हूं तो कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू
g माइनस 2 म्यू जी, a इक्वल्स टू g कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2 म्यू बाय 3, तो 1 माइनस 2 म्यू बाई 3 इंटू जी, ये आ गया क्या, एक्सेलरेशन। चेक कर लो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 1 माइनस 2 म्यू इंटू जी बाई 3, यही है ना, सेम है ना, 1 माइनस 2 म्यू इंटू जी बाई 3, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है, 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ मास m इक्वल्स टू 2 kg are drawn by a force F equals to 10.2 Newton on a frictionless surface. What is the tension in Newton in the string between the blocks B and C? ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन, ये है 3 ब्लॉक A, B, C, ये तीनों को खींचा जा रहा है इस तरफ with some force 10.2 न्यूटन। ठीक है, तीनों की मास कितनी है, 2 kg, 2 kg, 2 kg। ठीक है, और क्या कहा गया है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन को हम मान लेते हैं 0। अभी क्या पूछा गया है कि ये B और C के बीच का जो टेंशन है वो कितना होगा। ठीक है, तो टेंशन कितना होगा, यहां से आपको क्या क्या लग रहा है, टेंशन T इक्वल्स टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका, ये कलेक्टिवली तीनों ऑब्जेक्ट, तीनों बॉडी जिस एक्सेलरेशन से जा रही है, तो एक CBA तीनों अलग अलग भी उसी एक्सेलरेशन से जाएगी। तो एक्सेलरेशन अगर हम टोटल सिस्टम का निकाल लेते हैं तो हमें इसका भी एक्सेलरेशन मिल जाएगा C का। ओके, तो पहले तो निकाल लेते टोटल का कैसे एक्सेलरेशन हो गई, ये हो जाएगा टेंशन। ठीक है, T बिटवीन B एंड C के बीच का जो टेंशन है वो है T। फाइन, तो पहले तो टोटल सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते, तो टोटल सिस्टम का फोर्स जो दिया है वो कितना है, 10.2। एक्सेलरेशन क्या होती है, टोटल नेट फोर्स बाय मास, टोटल मास, कैपिटल M लिखता हूं टोटल मास को, तो फोर्स कितना है 10.2। ठीक है, मास कितना आ जाएगा, 2 + 2 + 2 दैट इज 6 kg। सॉल्व करेंगे तो 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, इसको पुट कर देंगे यहां पे, टेंशन T इक्वल्स टू मास कितनी है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो है, कर दो सॉल्व, क्या आ जाएगा 2 7 4 एंड इधर 3.4 न्यूटन। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, 3.4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 9, 3 blocks with mass m, 2n and 3m are connected by strings as shown in the figure. After an upward force F is applied on the block M, the masses move upward with constant speed V. What is the net force on the block of mass 2m? ठीक है, तो ये है मास m, 2m और ये है 3m। ठीक है, 3 मासेस है। इस पे क्या हो रही है कि आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक M, सिर्फ F इस वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, बाकी के जो मासेस है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट स्पीड v से ऊपर मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रही है। तो इस पे जितना फोर्स लग रहा है 2m वाले मास पे वो निकालना। तो बहुत ही आसान सा यहां पे कॉन्सेप्ट है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन तो 0 होती है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये फोर्स इसमें कुछ लगेगा ही नहीं, तो F इक्वल्स टू 0, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है, a 3 kg block is placed over a 10 kg block and both are placed on a smooth horizontal surface. The coefficient of friction between the block is 0.2. ठीक है, अभी if the horizontal surface
इसमें मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई किया गया ऑफ 20 न्यूटन, देन द एक्सेलरेशन ऑफ टू बॉडीज विल बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है एक 3 kg ब्लॉक और ये है एक 10 kg वाली ब्लॉक, ठीक है। 3 kg ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया और क्या है, ये जो सरफेस है ये है फ्रिक्शनलेस, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं काम करेंगे, लेकिन दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन होगा कुछ, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.2। अभी 3 kg ब्लॉक के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो फॉर 3 kg ब्लॉक, इसके लिए कैसे हम नेट फोर्स को इक्वेट करके लिख सकते हैं, तो एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो है वो बराबर होगी किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन। A1 हम मान लेते हैं कि 3 kg की एक्सेलरेशन है और ये जो एक्सेलरेशन होगी 10 kg वाले ब्लॉक की, इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी A2, ठीक है। तो पहले A1 कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स कितना दिया गया है, कितना फोर्स दिया गया है, दैट इज 20 न्यूटन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, म्यू mg इक्वल्स टू m इंटू A1। अगर आप सॉल्व करोगे तो 20 माइनस म्यू दिया गया है 0.2 इंटू मास कितनी है 3 kg, g कितना ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू A1। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा A1 इक्वल्स टू 14/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 kg ब्लॉक के लिए सॉल्व करेंगे, फॉर 10 kg ब्लॉक, इसमें देखो कोई फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, हाँ, बिकॉज ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जो भी फोर्स है वो ये वाले फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वही बराबर होगा किसके, ma2 के। अच्छा, ये वाला मास कौन सा होगा, ये 10 kg वाला मास होगा, एक्सेलरेशन तो 10 kg वाले ब्लॉक का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज 0.2 म्यू mg होता है 0.2 इंटू 3 जो कि ऊपर वाले ब्लॉक के लिए लग रहा है, एंड t इक्वल्स टू 10a2, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। A2 कितना आ जाएगा 0.6 पर मीटर, सॉरी 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, two masses m and m/2 are joined together by means of light inextensible string passed over a frictionless pulley as shown in the figure. Which bigger mass, when bigger mass is released, the small will ascend and acceleration at an acceleration of, ठीक है। मीन्स अगर ये मास है m, ये है m/2, ठीक है, इसको अगर रिलीज कर दिया गया तो ये तो नीचे गिरेगी क्योंकि ये भारी है, और m/2 क्या होगी, ऊपर जाएगी, तो एक्सेलरेशन पता करनी, तो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगी उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी। और ये एकदम सिंपल सा बेसिक वाला प्रॉब्लम है पुली और मास और पुली सिस्टम का। सॉल्व करते हैं तो पहले तो एक्सेलरेशन, अगर ऐसा सिस्टम है तो इसका एक्सेलरेशन का हम एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, वो एक्सप्रेशन को हम क्या कैसे लगाएंगे, m1 माइनस m2 इंटू g बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं। नीट में जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये छोटे मोटे एक्सप्रेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर याद नहीं भी है तो हम निकाल भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो m1 क्या है, जो हैवियर मास है, तो m माइनस m/2 बाई m प्लस m/2 इंटू g, ठीक है। m माइनस m/2 क्या हो जाएगा, ये 2m माइनस m/2 एंड 2m प्लस ये बाई 2 है, प्लस m/2 कैंसिल आउट, ये g से मल्टीप्लाइड है, ये क्या आ जाएगा 2m माइनस m इज m एंड 2m प्लस m इज 3m इंटू g, तो m कैंसिल, क्या आ जाएगा आंसर g/3। तो इतने एक्सेलरेशन से वो ऊपर जाएगी ये वाली मास, और इतने ही एक्सेलरेशन से ये जो हेवियर मास है वो नीचे आएगी, तो g/3 ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन एलिवेटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ constant upward acceleration, it moves 2 meters in the first 0.6 seconds
as a passenger in the elevator is holding a 3 kg package by vertical string. The tension in the string during the acceleration will be. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक एलिवेटर है, लिफ्ट है एक, इस पे एक कोई भी एक पर्सन एक 3 kg पैकेज को लेके खड़ा, ठीक है। अभी क्या हो रही है कि ये एलिवेटर जो है वो एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है। इस स्ट्रिंग में, जिस स्ट्रिंग से उसने पैकेज को पकड़ा, उस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है ये निकालनी है। सिंपल सा सवाल है। देखो तो अगर मैं इस पैकेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसमें क्या है, टेंशन ऊपर लग रही है, एक mg नीचे लग रही है, और ये 3 kg वाली जो पैकेज है वो लिफ्ट के साथ साथ सेम एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसकी अगर इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिख सकते हैं हम, T माइनस mg इक्वल्स टू ma, दैट मीन्स T इक्वल्स टू m इंटू g प्लस a। तो हमें ये एक्सेलरेशन निकालनी है, बाकी सब हमें पता ही है, मास पता है, g पता है, एक्सेलरेशन निकालनी। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, 2 मीटर इन फर्स्ट 0.6 सेकेंड्स में ये मूव करिए। 2 मीटर 0.6 सेकेंड, 2 मीटर डिस्टेंस है, 0.6 सेकेंड टाइम है। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जहां पे अगर एक चीज और क्या गया है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 2 इंटू एस बाय टी स्क्वायर। पुट कर दो, s कितना है, 2 इंटू एस है 2 मीटर, एंड टी स्क्वायर यानी कि t को हम ले रहे हैं 0.6 सेकेंड, तो 0.6 इंटू 0.6 सॉल्व करके देखोगे आपका एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा कुछ 100/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको यहां पे पुट करो, टेंशन में मास कितनी है 3 kg, जी कितना लेना है 9.8, प्लस एक्सेलरेशन कितना आया 100/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करके देखना, 62.7 न्यूटन विल बी द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। ओके, तो टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग कितनी आ गई, 62.7 मीटर। आंसर मैच करो, कोई भी मैच नहीं कर रहा, एक मैच कर रहा है, नन ऑफ दिस। यस, सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस। हाँ, होता है कभी कभी नन ऑफ दिस ऑप्शन भी करेक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, है ना, तो ध्यान में रखना है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, कैलकुलेशन पे भरोसा रखो, कैलकुलेशन करेक्ट है तो आंसर नन ऑफ दिस भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, an inclined plane of height h and length l have the angle of inclination theta. The time taken by a body to come from the top to the bottom of this inclined plane will be. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्या है कि इसमें टाइम पूछा है, तो हम कौन कौन से कंसेप्ट यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसकी हाइट h है और लेंथ है l। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है ऑफ मास m, तो उसे यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये देखो कि अगर इस डायरेक्शन में इसकी क्या फोर्स लगती है, अगर mg इधर है, अच्छा ये इंक्लिनेशन एंगल 30 थीटा दिया हुआ है, mg इधर है, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, mg साइन थीटा, है ना, ठीक है। तो अगर फोर्स mg साइन थीटा नीचे की ओर है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स mg साइन थीटा है इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास। तो फोर्स बाय मास करेंगे मींस mg साइन थीटा बाय मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दैट इज m, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ g साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, अभी हमें क्या निकालना है कि टाइम निकालनी है। तो t, तो पहले तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, जिसमें u को हम मानेंगे 0 के अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमें मिल जाएगा। अच्छा ये s क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, तो यहां से यहां तक की लेंथ दैट इज l, यू टी ये क्या है 0 है, प्लस हाफ a हमें क्या मिला, g साइन थीटा इंटू
टी स्क्वायर। अभी हमें निकालना क्या है, टी निकालनी है, यहां से टाइम निकालनी है। तो देख लो कैसे सॉल्व होगा। तो ये जाएगा 2L बाई जी साइन थीटा इक्वल्स टू टी स्क्वायर, है ना। आगे सॉल्व करते, देखो 2L यहां पे है, साइन थीटा अगर मैं यहां से लिखूं कि सिर्फ साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो साइन थीटा को मैं h बाई एल लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्योंकि हाइट h है और ये हाइपोटेनस l है, तो h बाई एल। ठीक है, तो साइन थीटा h बाई एल होगी, तो l कितनी होगी, h बाई साइन थीटा, है ना। तो l के जगह पे h बाई साइन थीटा पुट करेंगे, तो 2 इंटू एच बाई साइन थीटा, और नीचे एक साइन थीटा है तो g साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना, t स्क्वायर। तो t कितनी हो जाएगी, रूट अंडर 2h बाई जी, और रूट के बाहर क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते 1 बाई साइन थीटा रूट अंडर 2h बाई जी। अच्छा अभी बताओ 1 बाई साइन थीटा क्या होती है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा रूट अंडर 2h बाई जी। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 बाई साइन थीटा। अच्छा 1 बाई साइन थीटा में ही आंसर है, तो 1 बाई साइन थीटा रूट अंडर 2h बाई जी। कभी कभी क्या करता है कि 1 बाई साइन थीटा को कोसेक थीटा कर देता है, या फिर 1 बाई अगर कभी 1 बाई टैन थीटा में कोई आंसर आ रही है, 1 बाई कॉट थीटा में आंसर आ रही है, तो उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया जाता है। तो 1 बाई साइन थीटा 2h बाई रूट अंडर 2h बाई जी इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये क्वेश्चन से जो हमें टाइमिंग आई है, इसे हम दूसरे क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं कि कोई भी मास हो, उसे अगर एक इंक्लाइन प्लेन से नीचे फेंका गया, लाइक नीचे स्लाइड किया गया, अगर ये फ्रिक्शन लेस है ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगी 1 बाई साइन थीटा रूट अंडर 2h बाई जी, इसकी टाइम लगेगी ऊपर से नीचे आने तक। इसको हम दूसरे क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहा है, two blocks are connected over a massless pulley as shown in the figure. The mass of block A is 10 kg and the coefficient of kinetic friction is 0.2. Block A slides down the incline at constant speed. The mass of block B in kg is. ठीक है, तो ये आपको फिगर है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है फिगर में। ठीक है, तो यहां पे है ब्लॉक A, यहां पे है ब्लॉक B। ठीक है, नाउ ये ब्लॉक ए क्या हो रही है, ये स्लाइड डाउन हो रही है इंक्लाइन प्लेन से विद अ कांस्टेंट स्पीड, और ये क्या होगी, ये ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, हमें इसकी मास पता करनी है। अच्छा ब्लॉक ए अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो नेट फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड, यानी कि इसकी एक्सीलरेशन हो जाएगी 0, और अगर एक्सीलरेशन 0 है तो फोर्स 0 होगा, तो नेट फोर्स इसमें 0 लग रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स की अगर 0 है, तो मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, कि अगर ए की सपोज मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, तो ये एक इंक्लाइन प्लेन से आ रही है 30 डिग्री, इसका नीचे क्या लग रहा है, mg, इस तरफ क्या कंपोनेंट लग रहा है, mg cos थीटा cos 30 डिग्री। ठीक है, इस तरफ क्या लग रही है, इस तरफ लग रही है mg sin 30 डिग्री, है ना। ऊपर की ओर नेट एक रिएक्शन फोर्स, इस तरफ है टेंशन बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द पुली, और अगर ये नीचे आ रही है तो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है जो कि है म्यू के इंटू एन। म्यू के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। हो गया, तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। और क्या कहा गया कि नेट फोर्स 0 है, तो अगर नेट फोर्स 0 है तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि mg साइन 30 डिग्री माइनस टी माइनस म्यू के एन इक्वल्स टू 0। यही तो हो गया नेट फोर्स का इक्वेशन, है ना। अभी देखो mg
साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? तो mg/2 माइनस टी माइनस म्यू के इनटू, अच्छा n क्या होगा? n इसके बराबर होगा, इक्वल एंड अपोजिट, mg cos 30 डिग्री। तो ये आ जाएगी n इंटू म्यू के इंटू mg cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो सीधा √3/2 पुट कर सकते हैं हम। √3/2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आया। अच्छा अभी बी का देखते हैं। अगर बी की मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये बड़ा सिंपल सा है, ऊपर एक टी, नीचे इसकी मास इंटू जी। तो इसकी मास हम मानते हैं m डैश इंटू जी। तो T इक्वल्स टू m डैश जी, ये मैं लिख सकता हूं। हाँ लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता? तो यहां पे T के जगह पे m डैश जी पुट कर दो। तो mg/2 माइनस m डैश जी माइनस म्यू के mg √3/2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब बस क्या करनी है? वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, जी की वैल्यूज पुट करनी है, और जी की जी आप देखोगे तो जी आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एक बार और अच्छे से समझा, हमें निकालना क्या है? m डैश जी निकालना है। तो m डैश जी को एक तरफ लिखते हैं, mg/2 माइनस म्यू के mg √3/2 इक्वल्स टू m डैश जी। अभी हर तरफ से जी जी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, m को अगर मैं कॉमन लेता हूं, तो अगर मास को मैं ले लेता हूं कॉमन, तो हमारे पास क्या आएगा? 1/2 माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.2। तो 0.2 इंटू √3/2, ठीक है, इक्वल्स टू m डैश। m की वैल्यू पता है हमें, 10 kg है। 1/10 kg इंटू 1/2 माइनस 0.2, ये कैसे कैंसिल आउट होगा? ये हो जाएगा √3/10 सिंपल इक्वल्स टू m डैश। इसको अगर हम सॉल्व करें तो m डैश की वैल्यू 3.3 के आसपास आएगी। 3.3 क्या? 3.3 kg के आसपास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। सॉल्व करके देख लेना, 3.3 के आसपास आएगा। क्वेश्चन नंबर 15। A block of mass 3 kg is rest on a rough inclined plane as shown in the figure. The magnitude of the net force exerted by the surface on the block will be. ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये जो एंगल है इसे 30 डिग्री है, ओके। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे है इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, लेकिन इस पे जो फोर्स, जो नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, मींस इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में जो एक नेट फोर्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है। जो कांटेक्ट फोर्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे किसकी वजह से है? दो वजह से। एक तो इसके वेट की वजह से, इन दोनों कंडीशन के अंडर में ही ये रेस्ट है, एक ये और दूसरा है जो कांटेक्ट फोर्स है। क्लियरली मैं बताता हूं आपको कि सपोज इसकी जो वेट है वो है m, ठीक है, मास m मान लेते हैं। तो m यहां पे 3 kg दी गई है, मैं बस m लिख रहा हूं। तो इसकी एक mg नीचे काम कर रही है, ठीक है। अभी ये रहा इसका कॉस वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, और cos 30 डिग्री आप लिख सकते हो, थीटा यहां पे मैं लिख रहा हूं। इस तरफ एक रिएक्शन, इस तरफ क्या होती है? mg sin थीटा वाली कंपोनेंट, फाइन। और इस तरफ काम करता है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर आने चाहेगी तो इस तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। अभी देखो ये रेस्ट पे कब होगी?
जब इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि ये नेट रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट और ये mg बराबर होगा। इसका रिजल्टेंट क्या है, कुछ ऐसा ही आएगा ना। ये अगर फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम कर रहा हो, इस तरफ अगर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा हो, तो ये जो रिजल्टेंट होगा इसका, ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, mg के बराबर। तो व्हेन दिस रिजल्टेंट फोर्स मींस n वेक्टर एंड फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, तभी ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो मुझे अगर ये वाली फोर्स निकालनी है तो मैं mg निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगी। mg क्या है, m क्या है 3 kg इंटू g क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि है 30 न्यूटन, है ना। तो जो नेट force exerted by the surface on the block will be equals to mg, that is equals to 30 newton, and option D is the correct answer. Question number 16. An insect crawls up a hemispherical surface very slowly. The coefficient of friction between the insect and the surface is 1/3. If the line joining the center of the hemispherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical, the maximum possible value of alpha is given by. बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है जिसपे ना एक इंसेक्ट क्या हो रही है, क्रॉल कर रही है। ठीक है, तो सपोज ये इंसेक्ट है ना, सेंटर से जो ये एंगल बनाई है विद द वर्टिकल, ये क्या है, ये है अल्फा एंगल। अभी क्या कहा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगी। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज गिवन बाय, कितना होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो ये हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो सपोज ये अगर इंसेक्ट है तो इसकी मास m है सपोज करते, तो नीचे लग रही है mg। ठीक है, तो इसकी कंपोनेंट क्या क्या होगी, एक होगी इस तरफ जो कि होगी mg cos अल्फा, एक होगी इस तरफ mg sin अल्फा। ठीक है, इसको रेजिस्ट कौन कर रही है, तो इसको रेजिस्ट कर रही है फ्रिक्शनल फोर्स F, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स जो कि है कैपिटल N। ठीक है, म्यू दिया गया है 1/3। फाइन, सॉल्व करते। अभी देखो कि ये जो नेट रिएक्शन फोर्स है वो क्या है, N इक्वल्स टू mg cos अल्फा, F इक्वल्स टू कितनी है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों बराबर होंगे mg, नेट फोर्स इक्वेट कर रहे हैं बस, साइन अल्फा। ठीक है, mg साइन अल्फा मानते। और क्या पता है हमें कि F इक्वल्स टू होती है म्यू एन, ये होती है ना F इक्वल्स टू म्यू एन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू द नेट रिएक्शन फोर्स। N क्या है, N के जगह पे हम लिख सकते हैं mg cos अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी अगर मैं सॉल्व करूं तो F इक्वल्स टू mg साइन अल्फा है और F इक्वल्स टू म्यू एन है, तो इसका मतलब म्यू एन इक्वल्स टू mg साइन अल्फा, ये होंगे। n के जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो म्यू mg cos अल्फा इक्वल्स टू mg साइन अल्फा, mg mg कट जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 1/3, तो 1/3 इक्वल्स टू क्या है, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, यानी कि tan अल्फा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो
आंसर देखो किसमें दिया गया 1/3 इक्वल्स टू tan अल्फा, लेकिन यहाँ पे 1/3 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 इक्वल्स टू, तो ये भी रेसिप्रोकल होगा यानी 1/tan अल्फा जो कि होती है cot अल्फा, तो cot अल्फा इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा आंसर में। देख लो ऑप्शन ए ही मैच कर जा रहा है, cot अल्फा इक्वल्स टू 3। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।